हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कल्पाक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हैं जो मेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में यूपीएससी मेंस 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो इन द सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर्स हम वन बाय वन हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपको जनरल स्टडीज में काम में आने वाला है। सो ये कंप्लीटली ये जो पूरा पैकेज है आपको जनरल स्टडी के लिए मिलने वाला है। ये उन लोगों के लिए भी है जो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव चाहता है करंट अफेयर को लेकर या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, और एक मकसद चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर को कैसे कनेक्ट करें, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को, और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जो लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनके बीच में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इवेलुएट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, हम उसको समझेंगे। तो जो वीडियो की शुरुआत में बने हैं वो लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल्पाक्ष के आर्ट एंड कल्चर और बाकी कुछ लेक्चर्स भी चैनल पर डले हुए हैं उनके साथ भी आप बने रह सकते हैं। डेली एनालिसिस के लिए भी कल्पाक्ष की तरफ से वीडियोस डाले जा रहे हैं, आप उनको भी गो थ्रू हो सकते हैं। सो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं एंड बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम सिलेबस के गो थ्रू हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस या यूपीएससी नोटिफिकेशन जो है, दीज आर द टॉपिक विच आर गिवन इन द जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड। सो आपका यूपीएससी का जो जीएस सेकंड होता है, उस जीएस सेकंड में आपका गवर्नेंस दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट व्हाट पॉलिटीज, सोशल जस्टिस दे रखा है, और उसी का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। कंप्लीटली ये जो पूरा पैकेज है ये मिलता है 250 मार्क्स का। अब इस 250 मार्क्स में लगभग 45 टू 50 मार्क्स का जो वेटेज है वो वेटेज लेकर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इस आईआर को आप छोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी मार्किंग में, और मेंस की मार्किंग ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन में। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपैक्टेड है? सो बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जो भी ग्रुप बने, जैसे G20 है, G7 है, नाटो, SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, देन SCO, तो ये अलग अलग जो सार्क, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अभी I2U2 बना हुआ है, देन अभी बीच में हम आसियान नेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, तो ये सारी ग्रुपिंग के बारे में। एग्रीमेंट्स इवॉल्विंग इंडिया, ठीक है, चाहिए ग्रुप के साथ में एग्रीमेंट और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, उन सभी चीजों को हम देखने वाले। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ठीक है, इंडिया और हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे अच्छे, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, मालदीव्स के साथ क्या रिलेशन है, श्रीलंका का क्या सीन है, नेपाल और भूटान की क्या स्थिति है, एंड चाइना इज ऑल देयर, तो इनके साथ रिलेशन हमारे को पढ़ना पड़ेगा। देन व्हाट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वट एवर, देख वो यूनाइटेड नेशन से शुरू होकर WTO तक जाएगा, और वर्ल्ड बैंक से लेकर अनादर चीजें, एजेंसीज एंड फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, दैट हाउ दे फंक्शन। अनादर हमारा सिलेबस का हिस्सा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियाज इंटरेस्ट, जिसमें सबसे बड़ा रोल WTO को लेकर आ जाता है, क्योंकि वो हमारा एक कहते हैं एक दंगल बन चुका है, एक वो रैम्प बन चुका है जहां हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एंड द इंडियन डायस्पोरा, जो आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इससे पहले भी था, बट जब से मोदी गवर्नमेंट का रूल आया है तब से इसमें काफी बदलाव जो है वो हमको देखने को मिला है। सो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज इनसे रहेंगे वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो PYQs है उसके लिए आप कल्पाक्ष का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है वहां जा सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे दे रखा है, जहां मैं IR के आपके ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां आपको सारी चीजें क्या है वन बाय वन मिलने वाली है। सो हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में एंड टॉपिक के। तो ये तो आपका सिलेबस था जिसका ओवरऑल वेटेज कितना है, 50 क्वेश्चन है। सो बिना देरी क्यों आगे बढ़ते हैं, दैट व्हाट द डेफिनेशन इज, व्हाट द सब्जेक्ट इज, और एक एक करके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहते हैं, और क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन उसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी पे जाने से पहले मैं बेसिक सा बात बता देता हूं। इंटरनेशनल रिलेशन वैसे ही एक रिलेशन या संबंध है जैसा एक परिवार को रन करने के लिए, एक फैमिली को रन करने के लिए पेरेंट्स मैनेज करते हैं। जैसा कि इनके साथ फ्रेंडशिप होती है, बड़ा फ्रेंडशिप, दोस्त है, कोई मतलब नहीं, अमीर है गरीब है, वो हमारे दोस्त है, मतलब दोस्त है, कोई चीज नहीं देखी जा रही, उसका ओपिनियन क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, बस वो हमारा दोस्त है, मतलब दोस्त से पहला हो गया। दूसरे कुछ रिलेशंस बनाते हैं स्ट्रेटेजिक तौर पे, यार बड़ा आदमी है, नेताजी के करीब है, आजकल जैसे वो जैन पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, मोहन यादव जी CM साहब के जो करीब है उनसे संबंध बनना, तो वो क्या, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो गए, क्या कभी भी अड़ी फंसी में काम में आ जाएगा, एक वो संबंध हो गए।
तीसरा संबंध हो जाता है जहां पे सिंपल लेनदारी का काम है, बिजनेस पर्सपेक्टिव, जो हम दुकानदारों से रखते हैं, किराना शॉप से संबंध है, किसी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक की दुकान से संबंध है, तो वो सारे के सारे संबंध हमारे बेसिकली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पे हो गए। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर एक व्यक्ति विशेष संबंध क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे कई सारे संबंध हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, दुश्मनी नहीं है, बस जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से मिलते हैं, बट आपस में कोई रेगुलर कांटेक्ट नहीं देखने को मिलता, वो भी है। कई सारे ऐसे संबंध है जिनके साथ में बिल्कुल बनती ही नहीं है एक दूसरे के साथ में, जब भी घर में बैठे होते हैं एक दूसरे को कोस रहे होते हैं, पर जैसे ही समाज के पटल पर आते हैं, हम एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं। तो ये हम चाइना के साथ जैसे अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, तो ऐसा ही आपका वर्ल्ड रिलेशन चलता है। तो आप इसके लिए अलग से आइडियोलॉजी को लाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जो घर परिवार समाज की आइडियोलॉजी उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस आइडियोलॉजी के साथ इसको पढ़ रहे हो ना, तो इसका बेनिफिट बड़ा होने वाला है, ये आपको आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्प करने वाला है। क्योंकि कई बार हम सब्जेक्ट को इतना बड़ा बना देते हैं ना, उसके पर्सपेक्टिव से, क्या ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। आइडियोलॉजी वैसी है आज, और संबंध कभी परमानेंट नहीं होते हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, सिचुएशन के आधार पर बनते बिगड़ते रहने। और बेसिक सा पार्ट है, आप कितने एरोगेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास उनको लोगों को देने के लिए कुछ है तो सब आपके पीछे भागेंगे। नाउअडेज रशिया को हर कोई ब्लेम कर रहा है उसके एरोगेंस के लिए, यूक्रेन के ऊपर वॉर के लिए, बट क्योंकि पेट्रोलियम है तो हर देश भाग के उसके पास जा रहा है कि नहीं भाई सस्ता दे दे, क्रूड ऑयल दे दे, हम हमारा जो हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक कंसर्न्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब जगह चलता है। और वैसे ही चलिए इसको मैं अलग रख देता हूं, जो मैं एक फाइनल थिंकिंग आपसे बता रहा हूं, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उस पर चलते हैं। सो द पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग वंस आइडियल्स, इंटरेस्ट, objective. So what it says, the policy says the policy of promoting one's ideals, interests, objectives and other principles is referred to as the foreign policy of a country. क्या कहा जाएगा डेफिनेशन को, कि किसी देश की अपनी नीति को लागू करना, अपने इंटरेस्ट को लागू करना, अपने प्रिंसिपल को लागू करना ही वही देश की क्या कहलाती है, फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। ठीक, अच्छा ये कहां से डिफाइंड होती है, क्या चीज इस पे इंपैक्ट करते हैं, तो उसको अगर समझा जाए, सो फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन इज शेप्ड बाय व्हाट, सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाट, उस हिस्ट्री के बारे में, उसका कल्चर, वहां का ज्योग्राफी, वहां का इकोनॉमी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वैल्यूज, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, इट कैन बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन द फैक्टर्स, तो जो अलग अलग जगहों पे मिला है उस आधार पर उसकी क्या की जाती है, फॉरेन पॉलिसी को तय किया जाता है। तो जो भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, अगर आपको इस पूरे पार्ट का पीडीएफ चाहिए तो भी कल्पाक्ष का जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आप ये सारी चीजें मिल जाने वाली है, तो उसके लिंक मैं आपको नीचे IR के नाम से दिलवा दूंगा। चलिए, तो ये था होता है बेसिक डिटेल कि क्या एक फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव होता है और कैसे ये डिसाइड होता है। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की कंट्री का जो हम बात कर रहे थे कि कैसे वो इंपैक्ट करते हैं उनको समझा जाए, सो अगर इंटरनेशनल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो डोमेस्टिकली इंडियाज हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल फैक्टर्स विच मार्क बाय द कोल्ड वॉर रिवाइवरीज, नाटो, वॉर्सो पैक्ट, जो अलग अलग जगह से हमारा रहा है, बाद में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, वेपन्स के आधार पर, तो वो एक एक्सटर्नली हमारा क्या बना है, वहां पर रिलेशन बने। इसको समझा जाए तो कैसे समझेंगे, तो एक तरफ भारत का कल्चर, जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, तो नेपाल के साथ हमारा जो संबंध है वो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे आज भी माना जाता है कि जनकपुर जो है वो कहां पर है, नेपाल में सिचुएटेड है, और जनकपुर से ही माता सीता का क्या हुआ था, आगमन हुआ था, तो आज भी हमारे दिमाग में है। लॉर्ड पशुपतिनाथ जिनका स्टेचू कहां पर है, जिसका स्टेचू नेपाल में, तो आज लाखों लोग हर साल भारत से कहां जाते हैं, नेपाल जाते हैं, इसलिए नेपाल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम दोनों के संबंध इसीलिए अच्छे भी हैं। अगर हम हिंदुइज्म के अलग आगे बढ़ते हैं, हम बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध सिर्फ बुद्धिज्म के कारण अच्छे बने हुए हैं। जापान, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्ट हमारा, इंडोनेशिया में इस्लाम होने के बाद बुद्धिज्म कई जगह पर फैला है, हमारा अच्छा है, सिंगापुर के साथ बुद्धिज्म है, वहां हमारा अच्छा है, वेस्ट ईस्ट में आप कई भी देशों के साथ चले जाइए, जहां जहां बुद्धिस्ट प्रेजेंस है वहां वहां उन देशों के साथ हमारा एक जो रिलेशन है वो अच्छे। श्रीलंका वाले हो गए, वो भी ऑस्ट्रेलिया से भी आजकल बीच में जब आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का रीस्टैब्लिशमेंट, रीजनरेशन की बात आई, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से कई सारा पेमेंट किया, क्योंकि वहां भी बुद्धिस्ट का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट हम लोग देखने को मिलता है।
तो ये सारी वो जगह है जहां से भारत को क्या हुआ, एक कल्चरल लेवल पे हमें काम मिला। अच्छा, मॉडर्न दूसरी चीजों पे बात करें, अलायंसेस के बारे में बात करें, तो जब से ये कोल्ड वॉर चालू हुआ दो ग्रुप बन गए, यूएसएसआर यूएसए। अब यूएसएसआर यूएसए दोनों क्या चाहते थे, इंडिया को अपनी तरफ करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया जिस जगह पर सिचुएटेड है इस वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा नेशन है, पॉपुलेशन के वाइज अब हम सबसे बड़े, पहले भी हम सेकंड लार्जेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ सारे अबंडेंट अवेलेबल है। अब इस सारी कंडीशन में भारत को हर कोई अपनी साइड करना चाहता था, क्योंकि इस एरिया से जो भी जिस देश के साथ रहेगा उसका पल्ला भारी हो जाएगा। तो उस कारण से हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। फिर जब हम नाम के साथ आ गए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिया, हम इन दोनों ग्रुप में नहीं गए, उसके बाद भी देशों का अलग अलग, रशिया अलग इंटरेस्ट के साथ काम करता है, वेस्ट हमारे साथ एक लेबर सप्लायर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो है या पार्टनरशिप जो है वो क्या होती है, ड्राफ्ट होती है। अगर मैं इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूं, तो मैं एक एक करके चैप्टर पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो पहला अगला पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो क्या ऑब्जेक्टिव हमारा है, किस तरह से हम वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। So we aim to safeguard and further our international in terms of protecting the country's political independence, promoting its external security. ये सबसे पहला फंडा है। अगर आप चाणक्य, क्योंकि जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट के बारे में बात आती है तो सबसे बड़ा नाम चाणक्य का था, और चाणक्य ने कहा कि अगर किसी देश को सरवाइव करना है, उसका स्टैब्लिशमेंट को सक्सेसफुल करना है, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा सप्तांग थ्योरी पे, 7 एट्रीब्यूट्स। तो उन्होंने किंगडम के 7 एट्रीब्यूट्स को लोगों के सामने रखा। ये 7 एट्रीब्यूट्स की जब चर्चा की जाती है, उसमें आपका जना में पब्लिक हुआ करता था। ठीक है, फोर्ट जिसको हम किला कहते हैं, किला के बारे में भी उन्होंने बात किया, उन्होंने आर्मी की बात की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, उन्होंने फाइनेंस की बात की, ठीक है, दुर्ग की बात भी उसमें की। पर उसमें एक और चीज है, अलाइज, मित्र। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है एक सक्सेसफुल नेशन लंबे समय तक तभी तक सक्सेसफुल हो पाएगा जब उसके पास अच्छे अलाइज जो है वो अवेलेबल होने वाले। तो हियर इट व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि अलाइज के थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाने वाले ना। इसका अगर तुम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो तो मौर्यन एम्पायर लंबे समय तक सरवाइव कर पाया, क्योंकि उसका जो वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे कहते हैं, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पर उस समय इंडो ग्रीक किंगडम था। अब ये जो इंडो ग्रीक किंगडम है, यही इंडिया, खैबर पास यहीं से इंडिया में बाहर के लोग, इन्वेडर्स जो है वो एंट्री कर सकते हैं। वहां पर सेल्यूकस निकेटर का शासक था, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कार्नेलिया, जगह नाम मेंशन है, उससे शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इन दोनों में अच्छे संबंध होने के कारण बाहर से या वेस्ट से कोई भी इन्वेजन कहां नहीं आ पाया, भारत की तरफ नहीं आ पाया। वो इन्वेजन रोकना ही हम लोगों के लिए मित्र का क्या है, काम हो जाता है। तो हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सीक टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, प्रिवेंट, रेजिस्ट मिलिट्री थ्रेट, सपोर्ट इन द इनिशिएटिव ऑफ डिसआर्मामेंट, पीसफुल नेबरहुड एंड वर्क टू अवॉइड वॉर्स। दैट व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज नोन फॉर, टू मेंटेनिंग द पीस। To promote harmony and cooperation between the countries that have ideological, political and other differences. ठीक है, to direct the foreign policy towards realization and equal rights to all people in nation without the discrimination, leveraging the international partnership to promote India's domestic development and advancing India's representation and leadership in the matter of global governance. So these are the few things on which India's basically the primary objective defined. लेटर ऑन व्हाट वी डिड, सो लेटर ऑन हम लोगों ने कुछ इन्हीं आइडियोलॉजी को दिमाग में रखते हुए कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बनाए, और उसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो भारत का डेवलप्ड पंचशील एग्रीमेंट था। ठीक है, जिसे हमने रशिया के साथ, चाइना के साथ साइन भी किया था। अब ये पंचशील क्या करता है, पंचशील भारत की अपनी एक आयरनी बताता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो पंचशील के नाम पे 5 प्रिंसिपल्स कि हम किसी एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वॉर वेज नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर में काम आप अटैक नहीं करने वाले हैं, हम एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने के लिए काम करेंगे। नॉन अलाइनमेंट इज द सेकेंड आइडियोलॉजी, कि जब देश जो वर्ल्ड है वो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे 2 ग्रुप में जब धड़ा में बट गया, एक तरफ आपका यूएसएसआर हुआ, एक तरफ यूएसए हुआ, तो हमने बोला कि भैया हम इस मिलिट्री अलायंस के बिल्कुल क्या है, खिलाफ है। हम 2 धड़ों में बटना नहीं चाहते। हमने एक अलग अपना बनाया और उसे कहा नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ नहीं। हम एंटी कॉलोनियलिज्म थे, हम कॉलोनिज्म के खिलाफ थे।
हम एंटी इंपेरियलिज्म थे, हम साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, और हम एंटी रेसिज्म है कि हम किसी भी तरह से जाति भेदभाव के भी क्या है, जाति भेदभाव के साथ साथ नस्लीय भेदभाव जो है उसके भी खिलाफ। The principle of avoiding use of force in settling difference without any other country। सिंपल सा कहना है भाई कि अगर दो देशों के बीच में झगड़ा है तो उसको शांति से निपटाएंगे, उसके लिए हम क्या यूज नहीं करने वाले, कोई भी फोर्स वगैरह यूज एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। सो ये हमारा बेसिक पार्ट है। हमने कहा कि हम स्ट्रेंथन करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या करेंगे, हम भारत जो ग्लोबल रीजनल डेवलपमेंट उसको बढ़ाएंगे, और हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लॉज को इतना हार्मोनिकल लेवल पे डेवलप करेंगे कि कल को वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो पाए। और इसके लिए हमने जो भारत का कश्मीर वाला मुद्दा हुआ ना, वो यूएन भेजा भी सही। यूएन इसीलिए भेजा था, उस समय हम नए नए आजाद हुए थे और हम यूएन को उतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, हम भूल गए थे कि यूएन इज जस्ट, अभी तो मेरा तो यही मानना है कि यूनाइटेड नेशन एक नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सारे काम कर रही है। जिसके लिए उसे बनाया गया है, वर्ल्ड में पीस को लाने के लिए, वो छोड़ के वो सब कुछ काम करवा लो यूनाइटेड नेशन से, खाली पीस लाने की मत बोलो, तो वो कहानी यहाँ पर। सो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव बना किसके लिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए, तो हम उसके ऊपर क्या है, साथ में खड़े बैठे। अब ये तो हमारे प्राइमरी पैरामीटर्स थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस चीज में इवोल्यूशन पे गए। ये बेसिक था कि यार हम किन आधार पर हमारे देश की राजनीति या फॉरेन रिलेशंस को सेटअप करना चाहते हो। हमने बोल दिया कि हम पंचशील के आधार पर करेंगे, हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे, हम किसी इंपीरियल अथॉरिटी के साथ में नहीं रहेंगे, हम किसी रेसिज्म आइडियोलॉजी के साथ काम नहीं करने वाले, हम एक अलग यूनिक आइडेंटिटी जो इंडिया की है वो क्रिएट करें। भारत ने 1947 के बाद जब से आजाद हुए तब से लेके 2024 तक कई प्राइम मिनिस्टर्स देखे। फिर वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा गांधी, देन मोरारजी देसाई का एक छोटा रूल, जनता पार्टी का एक छोटा रूल, देन फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, देन नरसिम्हा राव एंड ऑल, देन गुजराल, देन अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार देखी, और पिछले 10 सालों से हम नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट। अब नरेंद्र मोदी जी के आ जाने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन पूर्ण रूप से बदल गया है, ये डायनामिक हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे काफी कुछ बदलाव हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देख रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी जो नीतियां हुआ करती थी वो बहुत अलग होती थी, और मोदी का वो जो आइडियोलॉजी या मोदी जी का वो जो कोट है कि हम ना तो किसी से आंख मिला के बात करेंगे, नहीं आंख झुका के बात करेंगे, हम ना तो किसी से सर उठा के बात करेंगे, नहीं सर झुका के बात करेंगे, हम सर बिल्कुल एक हेड टू हेड बात करने वाले हैं, वही आइडियोलॉजी हम देखते भी हैं। हम छोटे देशों के साथ भी कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, हम बड़े देशों के साथ भी कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, हम वेस्ट के डराने के बाद डर भी नहीं रहे हैं, और हम किसी छोटे देश को डराने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और यही इंडियन पॉलिसी का क्या है बेसलाइन। चलिए, तो प्री इंडिपेंडेंस से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रूल रहा, ठीक है, उस समय अगर बात की जाए, या फिर मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइमलाइन के आधार पर हम इसको पढ़ना चाहे कि किस तरह से भारत का अलग अलग दौर में रूल रहा, तो हम एक एक करके इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आया प्री इंडिपेंडेंस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सबसे पहले यही पार्ट, जब भारत की आइडियोलॉजी जो है वो सेट होने लगे। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती थी, बट इसमें कुछ बेसिक सा पार्ट था। क्या? वी आर जस्ट सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट। हम पूरी तरह से किसके साथ में थे? जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट था उसमें हम काम कर रहे थे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज फोकस्ड ऑन द मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर ब्रिटिश कॉलोनी एंड सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हमारा अलग से खुद का कोई डिप्लोमेटिक जो था वो एंगेजमेंट बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। So India has limited diplomatic relation through other countries, जो largely basically सब कुछ कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी। और अगर हम अलग अलग यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका वर्ल्ड बैंक हुआ, इन सब के फाउंडिंग मेंबर है, तो हम इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फाउंडिंग मेंबर नहीं है। हम किस कैपेसिटी में है? ब्रिटिश इंडिया के तौर पर हम इन सारे देशों के क्या है, इन सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते हैं। फिर क्या हुआ? समय बदला। जब इंडिपेंडेंस के मोमेंट में आए उसमें आईएनसी का इंटरेस्ट आने लगा। जब आईएनसी आई तो आईएनसी अपने पर हो रहे अत्याचारों को वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग देशों के साथ जुड़कर क्या करने लगा? लोगों को उसके बारे में अवेयर करने लगा, और उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज या फिर लोगों को भेज के, जिससे गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बनी। हाँ, उससे आईएनसी का कोई लेना देना नहीं था, पर हाँ कुछ लोग जो पहले आईएनसी के साथ थे वही हटकर क्या किए? गदर पार्टी का फॉर्मेशन करवाए। और ऐसा एक दो नहीं, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है, फिर आपका उधम सिंह का
आपका यूके में जाना हो, ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया हाउस का बनना यूके में, ये सारा किसमें था, या आईएनसी में था। हम हमारे लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने का काम करने लगे। फिर हम इंडिया का जो प्रमोशन ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, हम समय के साथ क्या करने लगे, इंडिया का जो खुद का इंटरेस्ट है उसको भी प्रमोट करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। और यही वो दौर था। उसके बाद 1947 में भारत को क्या मिल गई, आजादी मिल गई। अब ये यहां तक के जिस दौर में हम आए, यहां तक शायद आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी। क्या क्या? पहला कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय किया, और दूसरा कहां उसकी शुरुआत है। अब हम एक एक प्राइम मिनिस्टर का जो एरा रहा है उसके आधार पर समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस समय किए गए जिससे भारत की जो आइडियोलॉजी है, या फिर हम कह लें कि भारत का जो फॉरेन रिलेशंस है, उनको हमने क्या किया, एक प्रॉपर ब्रैकेट में डालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो रूल आता है वो आता है नेहरूवन एरा, जवाहरलाल नेहरू का जो रूल रहा वो। भारत जैसे ही आजाद हुआ, आजादी के बाद कौन भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं इसको ईयर कोट किया जाए तो पहले तो मैं इसे 1946 ही कह सकता हूं, और अगर ये नहीं भी कहूं तो मैं इसे 1950 से मान सकता हूं कि 1950 से कब तक, तो 1964 तक किसका रूल रहा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। अब इनके क्या बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट इनके समय हुए, तो पहला इनका जो सबसे पहला जो एस्पेक्ट था वो क्या था कि इन्होंने अपनी पॉलिसी अपने विजन के साथ में डाली, और इनके विजन का जो पहला रूप हमें देखने को मिला वो मिला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में, कि हम किसी भी देश के साथ क्या नहीं रहेंगे, अलाइन नहीं होंगे, हम दो ग्रुप में बटेंगे नहीं, हम हमारा ग्रुप अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे, हम आपके ए के साथ भी, हम बी के साथ भी, हम यूएसएसआर के साथ भी, हम यूएसए के साथ भी, तो हम एक के साथ नहीं बटने वाले। दूसरा, हम इंडिपेंडेंट है भैया, हमको आप कोई गुलाम मानने की कोशिश न करें, और दूसरा, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम आइडियोलॉजिकली भी डिवाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशन एक टर्मिनोलॉजी बहुत डीप मीनिंग रखता है। क्या मीनिंग रखता है, हम लोग उस समय जो था, हम सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है हम उससे काफी इंस्पायर्ड थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे लीडर, जिसमें जेपी नारायण का भी नाम आता है, जयप्रकाश नारायण, जो बाद में इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ प्रखरता से खड़े हुए, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो हम समाजवाद से बड़े जुड़े हुए थे। भगत सिंह जो भारत के रिवॉल्यूशनरी फाउंडिंग फादर कहा जा सकता है जिन्हें, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के, वो भी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से जुड़े थे। इसीलिए उन्होंने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब उसको रीऑर्गेनाइज किया तो उसका नाम HSARA रख दिया, मींस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन मींस रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन नाम से उसे जाना गया, क्योंकि हम सोशलिज्म का आइडियोलॉजी डालना चाहते हैं। पर इन्होंने बोला कि अगर हम सोशलिज्म के हैं तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो लेके चल रहा है, मतलब रशिया या फिर जो यूएसएसआर है, हमें उसका अलाइन नहीं समझा जाए। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है और इंडिपेंडेंट है, मींस कोई दूसरा ग्रुप मींस यूएसए ये ना माने कि हम इनके क्या है, साथी। यही बेसिकली क्या है, इंडिया की शुरुआत की पॉलिसी रही। अब जैसे हम आजाद हुए, इनके समय इवेंट्स में समझा जाए, सबसे पहले हमारा इंडिपेंडेंस, आजादी मिली और पार्टीशन हुआ। उसके बाद भारत में क्या हुआ, दो हिस्से बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। और यहीं से हमने क्या किया, दोनों के बीच में ये वाला दौर था जब टेंशन वाला दौर भी हम लोगों ने देखा। फिर वही पंचशील बना, जिसके बारे में चर्चा हर जगह की जाती है, और ये पंचशील एग्रीमेंट उसी समय बना। क्या क्या 5 चीजें इसके अंदर दी गई, तो पहला पार्ट था दैट वी विल गोइंग टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी। हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे देश के म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी और टेरिटरी का। नॉन एग्रेशन, हम म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये सारे के सारे पंचशील एग्रीमेंट के वो 5 मुद्दे थे जिस पर भारत की जो राजनीति या भारत की जो फॉरेन रिलेशंस है वो बेस्ड है। क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर डोमेस्टिक अफेयर्स में मुद्दा नहीं बनाएंगे, और एक दूसरे की इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करेंगे, और साथ साथ शांति से क्या है, रहेंगे। यही वो आइडियोलॉजी है कि अब बांग्लादेश में जितना भी कुछ हुआ ना, हमने भले हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर किया गया, इतना सब कुछ हुआ, इंडिया ने कुछ भी, सिर्फ 1-2 कमेंट किए, बट कुछ भी क्या था ना, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया या फिर कोई ना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके पीछे रीजन अकेला है कि हम एक दूसरे के जो डोमेस्टिक अफेयर्स उसमें क्या नहीं करना चाहते, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। ये हमारा बेसिक पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल एग्रीमेंट की बात करते हैं। ये कब डिसाइड हुआ, तो ये वही नेहरूवन एरा था।
फिर क्या हुआ इसके समय, यही वो दौर था जब हम यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप में आए। ठीक है, मेंबरशिप तो हम पहले ही आ गए, पर हम यूनाइटेड नेशन की जो कुछ बेसिक चीजें थी जैसे डीकोलोनाइजेशन और डिसआर्मामेंट, हम इसके प्रखर क्या रहे, मुद्दे रहे। अब यहाँ हम मोदी की जब यहाँ हम नेहरू की एक आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करता हूँ, और मैं प्रबलता से करता हूँ, प्रखरता से करता हूँ, और वो है ये यूनाइटेड नेशन में भारत को तरह डील करने का। जैसे जब भी जैसे ही कश्मीर का मुद्दा हुआ, उस समय जल्दबाजी में क्या किया नेहरू जी ने, इस मुद्दे को किसको दे दिया, यूनाइटेड नेशन को दे दिया। क्यों दिया, इसको लेके कई पार्ट है, पर मेरा सिंपल सा मानना है कि जो इंडिया है या नेहरू जी थे, अपनी इंडिया की जो इमेज है उसको यूनाइटेड नेशन पे क्या सामने बढ़ाना चाहते थे, और उनको लगता था यूनाइटेड नेशन बिल्कुल एकदम से रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और एकदम से सारी चीजें बदल के रख देगा। बट यूनाइटेड नेशन वहां फेल हुआ, और ये मोदी जी ये जो नेहरू जी के ऊपर भी क्या बन गया, एक लांछन बन के निकल के आया। अगला जो पार्ट इनके समय सबसे अच्छा रहा वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम दोनों भी ब्लॉक के साथ में नहीं गए। हमने एक दुखद घटना देखी, दैट इज इंडो वॉर, इंडो चाइना वॉर जिसे हम कहते हैं, 1962 का, जिसमें हम चाइना को जहां एक तरफ हमने बेसिक सी बात पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। अब इसको लेके कई सारे क्रिटिसिज्म एक दूसरे के ऊपर हम रख सकते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं गलती मुझे, जब मैं देखता हूँ खुद को या पूरे इस हिस्ट्री को, तो लगता है कि इंडिया की एक गलती रही थी, और वो रहा था 1960s की उन सिचुएशन को डील करना। बेसिकली सिचुएशन क्या है, तो जो दलाई लामा वाला केस है वहां से निकल के आता है। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में था, ठीक है, जब चाइना ने तिब्बत को एनक्रोच किया, तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी वो एक्साइल में इंडिया में आ गई। इंडिया ने उन्हें क्या किया, इंडिया ने उनको असेम्बलम जो है दलाई लामा को दे दी और यहां से गवर्नमेंट चलाने की इजाजत दे दी। अब इस एक्ट को चाइना ने अपने ऊपर एक थ्रेट माना कि कल को दलाई लामा के साथ मिलके इंडिया चाइना पे अटैक कर देगा, और उससे बचने के लिए चाइना ने किस पे अटैक कर दिया, इंडिया पे अटैक कर दिया। अब इसको लेके अलग अलग ओपिनियन मार्केट में है, अलग अलग ओपिनियन, आप अभी अपना एक ओपिनियन इसके आधार पे रख सकते हैं। बट इंडो चाइना वॉर की जो शुरुआती गलती थी वो इंडिया ने की, जब हमने एक थ्रेट चाइना के लिए दिया, और वो ये जो थ्रेट था पंचशील एग्रीमेंट के खिलाफ था। ये बेसिकली कहा जाता है कि हम एक दूसरे पंचशील का एक पार्ट है कि हम एक दूसरे देश के डोमेस्टिक अफेयर में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ये बात कहते हैं कि तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट देश था, तो इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है, चाइना ने गलत किया था। परंतु जिस तरह से हम अंडमान निकोबार को अपना मानते हैं, जिस तरह से हम पूरा के पूरा वेस्ट को अपना मानते हैं, उसी तरह से जो चाइना है वो तिब्बत को अपना मानता है। चाइना से एक राजा था जिसने तिब्बत पर रूल किया था, वो जब चाइना आजाद हुआ उस समय उसी आधार पर, तिब्बत आजाद हुआ तो तिब्बत को उसी आधार पर अपना हिस्सा कौन मानता है, चाइना मानता है। अब इसको लेके कई सारी बात हो सकती है, आपके अपने ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या, इंडिया का रिलेशन धीरे धीरे सोवियत के साथ बढ़ने लगा। जो शुरुआत में हमने बात की थी कि हम एक डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट नेशन है और हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ रशिया के साथ न माना जाए, वो वास्तविकता में सही था पर गलत भी, क्योंकि उन्होंने तो नहीं माना, बट हम थोड़े से रशिया के साथ क्या थे, डाइवर्टेड थे, और वो हमारी पॉलिसीज में दिखता था। हमने प्लानिंग को अडॉप्ट किया जो रशियन आइडियोलॉजी था, हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया जो रशियन आइडियोलॉजी था, और वही आइडियोलॉजी भारत का क्या भी बन गया, एक बड़ा हिस्सा भी बन गया। 1964 किसका डेथ हुआ, नेहरू जी का डेथ हो गया। नेहरू की सडन डेथ के बाद एक क्राइसिस वहां पे आया। दो बड़े बड़े नाम थे, एक मोरारजी देसाई और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी। दोनों में से किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मोरारजी देसाई को आउट कर रखने के लिए, बाहर रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को लाया गया, ठीक है, जो लगभग वाइडली एक्सेप्टेड थे, और उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री को लोग अलग अलग तरह से हम जानते हैं, बट मेरा मानना है वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के आधार पर देखा जाए कि वो उनको खाली इसीलिए बनाया गया था कि यार छोटे कद के हैं, इतने बहुत ज्यादा प्रखर कई चीजों पे नहीं है, ये शांति से क्या करेंगे, ये बीच का ये जो हॉट वेव्स आ रही है इनको खत्म कर देंगे, ये जो कांग्रेस में डिवाइड होने की जो बू आ रही है उसे खत्म करके रख देंगे। पर जो शास्त्री जी थे वो बने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, परंतु बाद में समय के साथ उन्होंने अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको बहुत अच्छे से प्रूव किया। छोटा रूल उनका 1964 से 66 का, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट या वाइड स्प्रेड या काफी फुटप्रिंटिंग रहा, और बट उनके साथ ऐसे ही था कि वो ना सर मुड़ाए और ओले गिर गए। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने अगले ही साल पाकिस्तान के साथ हमारा एक वॉर हुआ, एंड दैट इज इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। इस एरिया में, इस वॉर में हम
काफी अच्छी तरह से जीते, हमने पाकिस्तान को हराया। और इस बीच में यूएसएसआर की मध्यस्थता के साथ हमने ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया। अब ये वो दौर था जब हमने अमेरिका को छोड़ के किसके साथ ज्वाइन किया, यूएसएसआर के साथ में ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया था। इससे पहले क्या है, इंडिया ने अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की मदद की थी। वो मैं आपको इंडिया यूएसए जब रिलेशन पढ़ाने वाला हूं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका ने शुरुआती समय में बैक टू बैक, वो फिर इंडो चाइना वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, इंडिया की मदद की थी। पर बाद में जब इंडिया थोड़ा यूएसएसआर की तरफ झुक निकला तो फिर अमेरिका या यूएसए भी भारत से क्या करने लगा, किनारा करना स्टार्ट कर दिया। सो ताशकंद के समय लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई और वो आइडियोलॉजियां खत्म हुई। बट हाँ, यहाँ आते आते क्या होने लगा, यहाँ आते आते इंडिया सोवियत जो रिलेशन है वो एक्सपांड होने लगे, वो और ज्यादा डीप होने लगे। इस समय हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम। इसके तहत यूएसए ने हमको क्या देना शुरू किया, फूड एड्स देना जो है कंजम्पशन बेसिस पे स्टार्ट किया। और ये 1960s के पूरे दौर में क्या हुआ, इंडिया को मिला, क्योंकि दिस वाज द फेज जब हम फूड क्राइसिस जो है वो फेस कर रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी इतना स्ट्रांग उस समय क्या नहीं कर पा रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सो ये वो दौर था जब शास्त्री जी का भारत में क्या चल रहा था, रूल चल रहा था। शास्त्री जी के जाने के बाद इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। वो बनने 64 में ही वाली थी, पर उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण बन नहीं पाई। अब 64 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद क्या हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बनी 66 में, 66 से 77 तक उनका एक रूल रहा। फिर 77 के बाद 3 साल तक जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया और फिर 80 से 84 तक फिर से इंदिरा गांधी का क्या रहा, रूल रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 64 से 84 तक इंदिरा गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो इंडियन फॉरेन रिलेशंस में काम किया। अब इस तरह से सवाल कैसे आते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार हमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर क्वेश्चन आ ही गया, मान लो दैट समय रहते हम मीन्स over the period of time that how we alienated ourselves from the USSR या how we alienated ourselves from the USA, तो उन सब में ये आइडियोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में क्या आने वाली है, काफी काम में आने वाली है। तो जो इंदिरा गांधी का रूल रहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए तो पहला था इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। अब इससे पहले 1970 में हमने रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन की, वो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। ठीक है, जिस ट्रीटी को अपन ये चाहिए यहाँ पे मेंशन है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब इसके कारण हम रशिया के और खिलाफ साथ आ गए, सॉरी, और किसके खिलाफ हो गए, हम इनडायरेक्टली यूएसए के खिलाफ हो गए। ये वो दौर था जब यूएसए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राई कर रहा था इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बट वो उस समय हो नहीं पाए। इंडो पाकिस्तान वॉर 71 में हुआ। हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बना दिया, ईस्ट वेस्ट का टंटा खत्म किया। एक तरफ पाकिस्तान हुआ, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है उस नाम से बना। वो बांग्लादेश अभी चिल्ला रहा है, ठीक है, तो उसकी कहानी अलग है, वो आप जानते ही अच्छी तरह से। इंडो बांग्लादेश में उसको कंफर्म करेंगे। सो इंदिरा गांधी के समय में पहला पार्ट इंडो पाकिस्तान वॉर, और उसी दौरान इंडो सोवियत पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। और फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें आता है वो है बुद्ध मुस्कुराए, दैट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। लगभग एक राजा हुए हैं साउथ में, सॉरी सतवाहन डायनेस्टी, नाम है गोमतीपुत्र शतकर्णी। गोमतीपुत्र शतकर्णी जब शासक बने तो वो एक उन्होंने वॉर वेज किया। एक टेक्स्ट है जो कहता है कि गोमतीपुत्र शतकर्णी वाज द रूलर जिसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया था, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर और एक तरफ बे ऑफ बंगाल। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने इतने बैटल लड़े और सबको खत्म कर दिया। जब सबको खत्म किया तो उनकी जो दरबार में कुछ बुद्ध मोंक हुआ करते थे वो छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, मीन्स सतवाहना का जो एम्पायर है वो छोड़ के जा रहे थे। तो फिर गोमती शतकर्णी ने पूछा, भैया कि मोंक साहब क्या दिक्कत आ गई, हमारा दरबार क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो उनका कहना था कि यार आप वायलेंस ज्यादा करते हैं और हम शांति के साथ में। सो गोमतीपुत्र शतकर्णी का कहना था कि लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए वॉर आवश्यक है, आपको सामने वाले को डराना पड़ेगा कि आप पावरफुल हैं, और जब आप अपनी पावर रख देते हैं कि हम पावरफुल राजा रूल कर रहा है तो समाज में, राज्य में अपने आप शांति बन जाती है। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना, ये वो गोमतीपुत्र शतकर्णी की उसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि 74 से पहले हम लोग अभी तक टोटल 4 बैटल लड़ चुके हैं। कब कब लड़ चुके हैं? 1948 जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, फिर 1962 जब इंडिया चाइना हुआ, फिर 1965 जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, और फिर 1971 फिर इंडिया पाकिस्तान हुआ।
ये वॉर इसलिए हुआ क्योंकि सबको लगता है भारत कमजोर है। तो अब ये दौर आ गया था, अब वो समय आ गया था जब भारत को प्रूव करना था कि भैया हम कमजोर नहीं है। और अब ये दौर था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। तो और हमने क्या किया, हमने वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया और हम एक छठे देश बने जिसने खुद को न्यूक्लियर क्या बना दिया, पावर के रूप में डिक्लेयर किया। और वास्तविकता में जब से हम न्यूक्लियर पावर बने, अड़ोसी पड़ोसी हमसे क्या करने लगे, डरने लगे कि नहीं यार भारत को हम इतना लाइट क्या है नहीं ले सकते। तो दिस इज वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट मूवमेंट बाय द इंदिरा गांधी। यही वो दौर था, एक तरफ इसका फॉर्मेशन हुआ और दूसरी तरफ हम साउथ एशियन एसोसिएशन बनाने में लग गए। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, जिसमें इंदिरा गांधी का बड़ा रोल था। अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट तो 85 में होता है इसका, परंतु इसकी जो पुरानी प्रोसेस है वो कब से शुरू हो जाती है, इंदिरा गांधी रूल से शुरू हो जाती है। बाद में इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद राजीव गांधी के समय ये ऑर्गेनाइजेशन क्या आई, ये एस्टेब्लिशमेंट में आई या फिर ये पावर में आई। अब इस दौर में, इस पूरे के पूरे अगर अपन पार्ट की बात कर ली जाए, इस पूरे दौर के अंदर ये हुआ कि एक बेसिक है डिफरेंट आइडियोलॉजी किसने फेस कर शो कर दी, इंडिया ने की कि हम खाली पावरफुल नहीं बने, हम पावरफुल के साथ में इस रीजन में अपना बैलेंस भी बना के क्या है रखना चाहते थे। ये हमको कहां दिखा, इंदिरा गांधी के इस जो रूल है इस रूल के अंदर देखने को मिला। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद उनके पायलट बेटे राजीव गांधी क्या बने, सरकार में आए। इसको लेके मेरा मानना है कि भारत में उस समय ऐसा कोई टैलेंट उनको दिखा नहीं, पर ठीक है जो भी था। राजीव गांधी के रूल में भारत एक अलग तरह से गया। 84 से लेके 89 तक जो रूल रहा वो किसका रहा, राजीव गांधी का। क्या क्या हुआ, एक बड़े मोमेंट में इंडिया सोवियत रिलेशन जो है वो और एक्सपांड हुए। ठीक है, सोवियत जो है, सोवियत यूनियन भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर बन के निकला। यही वो दौर था जब श्रीलंका में इंडो श्रीलंकन मीन्स सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तमिलियन इशू को लेकर, और इसी तमिलियन इशू एक रीजन बना, बाद में राजीव गांधी की मौत भी इसी तमिलियन इशू के कारण हुई। ठीक है, तो ये एक पार्ट था। फिर 85 में एयर बॉम्बिंग। अच्छा, ये वो दौर था जब भारत में खालिस्तान टेररिज्म जो है वो काफी बढ़ा और काफी आगे तक जाने लगा। शुरुआत में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये सारे इंसिडेंट बैक टू बैक कहाँ हो रहे थे, इंडिया में हो रहे थे। और राजीव गांधी का दौर था जिस समय हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। मीन्स हम जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अभी तक रूल कर रहे थे, हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ खुद को बना के आगे बढ़ना चाहते थे, हमको समय के साथ लगा ये वही क्राइसिस का भी दौर था, तो हमने उसी समय हमने खुद को लिबरलाइज थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली तो नरसिम्हा राव सरकार के अधीन हुआ, बट हाँ एक बड़ा हिस्सा हमने क्या किया, यहाँ पर लाना स्टार्ट किया। और इकोनॉमी MRTP उस समय कानून हुआ करता था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, हमने उस MRTP की लिमिट को लगभग काफी हर बार बड़ा के अलग किया। वो राजीव गांधी सरकार में हो, यही नई टेक्नोलॉजी को लेके आया। 5 ईयर प्लान जब इनके समय प्रिपेयर हुए तो उन्होंने पूरा के पूरा जोर टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट पे दिया। राजीव गांधी की डेथ के बाद फिर एक दौर आया ईयर ऑफ 1990s का। 1990s का ये दौर जहां पर एक अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, अनस्टेबल गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक के बाद एक गवर्नमेंट, सरकार आई, सरकार गई, आई गई, चलता रहा। कई प्राइम मिनिस्टर्स भारत ने देखे। ठीक है, बीच में नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव के बाद चौधरी चरण सिंह आए, चौधरी चरण सिंह, वीटी गुजराल आए, तो गुजराल के बाद में फिर देवगौड़ा, फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। ऐसे कई सरकारें हमने बैक टू बैक किया है उस दौर के अंदर देखी। इसमें क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में, तो इस सरकार में सबसे बड़ा टास्क हुआ LPG लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग लेके आए और भारत के फॉरेन रिलेशन में, इकोनॉमिक में तो है, इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं वो तो ठीक है, बट भारत के इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन रिलेशन में भी भारत की जो LPG पॉलिसी है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि यहीं से, इसी LPG से जो वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचा, और जब से इकोनॉमिक रिलेशन बनना स्टार्ट हुए, पॉलिटिकल रिलेशन अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट LPG जो वो क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। और उसी समय आए और बाहर से भारत पे भी क्या भी आने लगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आने लगे। इसके बाद उस समय भारत के जो एम्बेसडर रहे, बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो थे गुजराल, जिन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दी। गुजराल डॉक्ट्रिन पंचशील एग्रीमेंट का ही एक रूप था, बट हाँ एक नए फॉर्मेट में था। क्या कहा जाता है, पहला,
नॉन रेसिप्रोटरी विद नेबर्स, किसी देश के साथ कुछ हम उल्टा नहीं करेंगे। टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, हम एक दूसरे की टेरिटरी को दूसरे देश के खिलाफ यूज नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, respect each other's territorial integrity and sovereignty and settle all dispute through peaceful bilateral negotiation। ये जो 5 पॉइंट डॉक्ट्रीन था, ये लगभग लगभग भारत का जो पंचशील एग्रीमेंट था, उस पंचशील एग्रीमेंट का ही एक रूप था। बट हाँ, इसको वापस से 1990s में डॉक्ट्रीन, गुजराल डॉक्ट्रीन के रूप में क्या किया गया, जारी किया गया, रीइंस्टेट किया गया। ये वो दौर था जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। ठीक है, हम साउथ ईस्ट की तरफ जो 1950s में जब आसियान बनने लगा, तब हम जिस आसियान को छोड़ के आ गए थे, हम फिर से उन एशियन टाइगर्स की तरफ जाने लगे। ठीक है, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की तरह हम इन वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी क्या करने लगे, अपने रिलेशंस को बढ़ाने लगे। ये वो दौर था जब हमने वापस से बुद्ध को मुस्कुराया, मींस 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करवाया। ठीक है, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट और कई अलग कंट्रीज ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लगाए, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हर्ट भी किया, बट हाँ, इसने हमें खुद को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने में काफी मदद किया। यही वो दौर था जब हम WTO में पार्टिसिपेट होना जो है स्टार्ट हुए 1995 में, इसे हम ज्वाइन किए और एक डेवलपिंग नेशंस हैं उनके जो वोकल या उनकी जो वॉइस है उसका एक चेहरा हम लोग बने। 1990 के बाद में फिर एक नया दौर या एक स्टेबल गवर्नमेंट लास्ट में सेंचुरी के एंड में देखी, फ्रॉम 1998 टू 2004, और वो सरकार थी NDA फर्स्ट की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की शुरुआत ही पोखरण टेस्ट से होती। उसके बाद जैसे पोखरण टेस्ट कंप्लीट होता है, हम एक वॉर में चले जाते हैं, इसे कारगिल वॉर कहते हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में आते हैं, हम पाकिस्तान को डिफीट करते हैं। पर हाँ, ये शुरुआती अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हुई। इसके बाद इंडिया यूएस रिलेशन जो एक इन्फ्रिंज हो चुके हैं आपके न्यूक्लियर टेस्ट के कारण, वो वापस से रिस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जाता है, जो बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगे, काफी अच्छे होने लगे। 2004 में सरकार बदलती है, यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड का रूल आता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या रूल देखे जाए या पॉइंट को समझा जाए तो भारत और यूएस के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, जिस इंडिया यूएस एग्रीमेंट में हम न्यूक्लियर डील को साइन करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन वापस से पटरी पे आना स्टार्ट होते हैं। हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट जो है, उस बॉर्डर एग्रीमेंट को करते हैं, जो बाद में हम मोदी जी के आने के बाद करेंसी स्वैपिंग टेरिटरी स्वैपिंग जो है वो भी कर लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी और एडवांस होती है, आसियान के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो जाते हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को लेकर हम अपनी बात प्रखरता से रखना शुरू करते हैं। ये सारे के सारे इनिशिएटिव मनमोहन सिंह सरकार के अंदर लिए जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार जाने के बाद NDA 2 का अराइवल होता है, जो 2014 से अभी तक जारी है। अब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, ये दिस इज द थर्ड टर्म। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चीजें जो है वो पूरी रूप से बदल जाती है। पहले नेबर फर्स्ट की जगह हम डेवलप्ड फर्स्ट या जो पावरफुल फर्स्ट की जो प्लानिंग या इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसको बदल के हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या जो और चाइना या मालदीव, श्रीलंका है, उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छा करने की क्या है शुरुआत करते हैं। मोदी जी अपनी विजिट में बीच में कहाँ उतर जाते हैं, पाकिस्तान में उतरते हैं और नवाज शरीफ के बर्थडे पे वहां पहुंच जाते हैं। हम पॉलिसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाते हैं, जो लुक ईस्ट था उसको हम चेंज करते हैं और हम किस वाली पॉलिसी पे ले आते हैं, हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हम उसके अंदर उसको लेकर आ जाते हैं। अब इस लुक ईस्ट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट से होता क्या है, तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको हम कन्वर्ट कर देते किसमें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब हमें आसियान टाइगर्स जो छोटे छोटे देश है पर इकोनॉमिकली भारत से काफी आगे है, हम उनके साथ अपने रिलेशंस को और गहरा करने की शुरुआत करते हैं। देन अगला पार्ट हम SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जिसमें चाइना एक बड़ा हिस्सा रोल प्ले करता है, हम उसका हिस्सा बनते हैं किसके साथ, अलोंग विद पाकिस्तान। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस ग्रुप में भारत का एक दोस्त और दो दुश्मन है। ठीक है, रशिया हमारा दोस्त है, अच्छा और भी है कजाकिस्तान भी है, बट उनका इतना बड़ा रोल नहीं है। पर पाकिस्तान और चाइना हम तीनों एक साथ और हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट करते हैं। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डेवलपमेंट इसी समय होता है,
और हम साथ ही साथ अपने सस्टेनेबल कमिटमेंट्स जो हैं उनको लोगों के सामने लेके आते हैं कि हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ है हम उसको सस्टेनेबल ग्रोथ के रूप में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। सो ये कहां से कहां तक, तो ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का पार्ट है। अब इस पूरी पॉलिसी में भारत ने अपनी जो छाप है वो छोड़ते हैं। भारत जो बेसिकली एक अनडेवलप्ड या रिसेंटली इंडिपेंडेंट एक नेशन, कॉलोनियल नेशन से जिसकी शुरुआत होती है, आज वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेयर बनता है। आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ कई तौर पे डिफेंस हुआ, स्पेस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ या अलग अलग चीजों के बारे में टॉप 5 नेशन की गिनती में आता है। हाँ, पर कैपिटा इनकम या इन चीजों में देखा जाए तो हमारी स्थिति काफी पीछे है, बट अभी भारत एक वोकल या एक वर्ल्ड की साउथ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी एक वॉइस बन के खुद को स्थापित कर देता है। और मोदी जी के आने के बाद जो एक ब्रांडिंग होता है इंडिया की वो स्टार्ट होती है। आज हर मैटर में इंडिया को सुना जाता है या फिर अपनी पॉलिसी के लिए इंडिया के लिए हर देश इंडिया के साथ अपने रिलेशन बनाने की कोशिश भी करता है। रीजन भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जिस कारण से क्या करता है, हर देश भारत के साथ जुड़ना जो है वो चाहता है, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट बन के निकलता है। सो ये था एक ओरिएंटेशन के बारे में, दैट हाउ इंडियाज रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी इवोल्यूशन के बेसिस पे बाकी जो रिलेशन हम देखते हैं। अब समय के साथ जो बाकी लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें 1 बाय 1 हम पहले इंडिया यूएसए को टारगेट करेंगे, देन इंडिया यूएसएसआर, इंडिया यूएसएसआर का बाद इंडिया ईयू, फिर इंडिया चाइना, इंडिया जापान और अलग अलग देशों के साथ भारत की जो रिलेशन है, जिस रिलेशन में इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन और आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। सो जो लोग लेक्चर के लास्ट तक जुड़े हैं उन लोगों को फिर बता दूं, अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ इसकी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे कल्पाक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ आपकी अवेलेबल करवा देंगे। और लगातार इस सेशन के साथ जुड़ते रहिए। आज से ये शुरू हो रहा है बैक टू बैक एक प्रॉपर टाइमिंग पे रेगुलरली आपको इंटरनेशनल रिलेशन की जो लेक्चर्स है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद